यस। क्या हुआ, रीपोजिशनिंग क्यों चल रहा है? क्यों? अच्छा, इधर आगे के पीछे गए इफ़ यू वांट टू। ओके, चलो। कुछ अफर्मेशंस थे अपने दो। पहला कौन सा था? आई विल सिक्योर एग्जम्पशन इन लॉ, और दूसरा वो भूल गए। आई विल गिव माई 200% इन CA इंटरमीडिएट। अब तक फाउंडेशन में किया वो किया, बट इट इज़ अ न्यू बिगिनिंग। सो तुम्हें समझ रहा होगा अभी कि इधर कोई भी फैकल्टी ये कॉन्सेप्शन के साथ चल नहीं रहा है कि तुम कुछ सीख के आए हो, बिकॉज ऑब्वियसली तुम हमारे इन हाउस बच्चे नहीं हो कि जिन्होंने इम्पैक्ट से ही फाउंडेशन किया हुआ है। तो मे भी तुम्हारे दिमाग में कुछ अलग चीज़ें हो सकती है, या मे भी तुम्हें अलग तरीके से सिखाया गया हो सकता है। सो वाइल टीचिंग, आजा। सो वाइल टीचिंग ये कॉन्सेप्शन बिल्कुल नहीं होता है कि तुम कुछ सीख के आए हो। वी टीच एज इफ तुम कंप्लीटली नए हो। सो इवन इफ तुम्हारा लॉ फाउंडेशन में अच्छा नहीं था या अदर सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं थे, इधर फिर से ज़ीरो से स्टार्ट होगा, बट इधर फिर 100% ध्यान देना और कंसिस्टेंसी से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली इन प्री रिजल्ट टाइम। क्योंकि क्या होता है, जब तक रिजल्ट नहीं लगता है ना, अपन को इतना सीरियसनेस नहीं होता है। मोर ऑफ घर पे भी पढ़ाई नहीं करते ना, इधर से क्लास करके जाओगे बस, बाद में ऐसा चिल ही होता है। तो होता क्या है, बुक कभी बारिश आ गई, कभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन तुरंत टप्पा मार देते हैं। बट प्री रिजल्ट बैच भी उतना ही सीरियसली करो एज इफ अपन फाउंडेशन क्लियर हो ही गए। बिकॉज मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, देखो जिनका फिक्स है कि मैं क्लियर होने ही वाला हूँ, उनको कुछ टेंशन नहीं है, उनको तो यही कंटिन्यू करना है आगे। बट जिनका डाइसी है ना, यार पता नहीं थोड़ी भगवान की मेहरबानी हो गई तो निकल जाऊँगा, वैसे वाले जो लोग हैं, समझो 200 पे, 201 पे, 205 पे मैंने लोगों को पास होते हुए देखा हुआ है। सो अगर लक अच्छा रहा और जेन्युइनली तुम लोगों ने उतनी मेहनत की हुई है, तो 200 पे, 201 पे जो भी है तुम निकल सकते हो। तो ऐसा ना हो जाए कि निकल गया, बट इंटर तो मैंने सीरियसली किया ही नहीं था, मेरे दिमाग में था निकलूंगा या नहीं। तो एक महीने में काफ़ी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, तो बस उतना कंसिस्टेंटली आते जाओ। इन केस अनफॉर्चुनेटली निगेटिव रिजल्ट अगर लग गया, तो वेस्ट तो नहीं जाने वाला, नॉलेज ही ले रहे हो तुम वैसे भी। सो इट वॉन्ट बी वेस्ट, पैसा भी तुम्हारा आज सच ऐसे नहीं है कि रिफंड नहीं होने वाला है। इनकेस नेगेटिव रिजल्ट लगा तो पैसा भी रिफंड हो जाएगा, सो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो हम्बल रिक्वेस्ट, एज इफ तुम्हारा CA फाउंडेशन पास हो गया है यही मान ही लो, और वो दिमाग रख के ही क्लास करो, तो ही रिटेंशन बेटर होगा। ओके, कल का रिवाइज करें। क्या क्या देखा था कल? कुछ डेफिनेशंस देखने चालू किए थे, प्रिलिमिनरी। जस्ट अ मिनट। यस, कल क्या देखा था? एक सेक्शन 1 ऑफ एवरी एक्ट किस चीज़ का होता है? सेक्शन 1 ऑफ एवरी एक्ट, जिसमें शॉर्ट टाइटल होता है। मैंने बोला था शॉर्ट टाइटल मतलब क्या, जैसे कंपनीज एक्ट का क्या रहेगा, कंपनीज एक्ट, उसमें प्रियम्बल होता है स्टार्टिंग में, तो सॉरी सेक्शन 1 के पहले ही प्रियम्बल होता है, जिसमें ट्रेलर जैसे कि समरी कि आगे जाके एक्ट में क्या आने वाला है। फिर सेक्शन 1 किस किस के बारे में बात करता है, शॉर्ट टाइटल हो गया, एक्सटेंट हो गया। एक्सटेंट मतलब क्या, जोग्राफिकली पूरे इंडिया को अप्लाई करेगा या कैसे करेगा, वो दिखाते हैं उसमें। कमेंसमेंट कब होता है, जब ही ऑफिशियल गैजेट में जनरली आ जाता है, तब कमेंसमेंट चालू हो जाता है। इसके बाद अप्लीकेबिलिटी अपन ने देखा था कि ये जो जो भी एक्ट है वो किसको अप्लाई करेगा। तो कंपनीज एक्ट किसको अप्लाई करता है, कंपनी एंड बॉडी कॉरपोरेट को। बट कोई कोई कंपनीज के केस में उसकी सिलेक्टिव एप्लीकेबिलिटी है। वो बाहर वाली घर वाली याद है क्या, कल जो भी लोग थे, तो इसमें उन्होंने बोल दिया कि बैंकिंग कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हो गया, या कोई भी दूसरी कंपनी जो स्पेशल एक्ट में फॉर्म हुई है, इसको कंपनीज एक्ट सिलेक्टिवली लगेगा। सिलेक्टिवली लगेगा मतलब क्या, मैंने कल तुम्हें बोला था कि घर वाली है बाहर वाली है। अगर घर वाली कुछ बोल रही है, बाहर वाली कुछ भी नहीं बोल रही हो, तो किसका सुनोगे?
घर वाली का सुनोगे। अगर घर वाली कुछ नहीं बोल रही है, बाहर वाली कुछ बोल रही है, तो किसका सुनोगे? बाहर वाली का सुनोगे। अगर दोनों कुछ बोल रहे हैं तो फिर किसका सुनोगे? घर वाले का सुनोगे। तो सेम ये चीज़ में हो रहा है। जब ये स्पेशल एक्ट जो है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, IRDA एक्ट हो गया, ये कुछ स्पेसिफिकली बोलते हैं, तो ये बैंकिंग कंपनी वगैरह किसका सुनेंगे? वो स्पेसिफिक एक्ट का सुनेंगे। अगर ये एक्ट कुछ नहीं बोल रहा है, कंपनीज एक्ट कुछ बोल रहा है, तो किसका सुनेंगे? कंपनीज एक्ट का सुनेंगे। और दोनों, स्पेशल एक्ट भी कुछ बोल रहा है और कंपनीज एक्ट भी कुछ बोल रहा है, तो किसका सुना जाएगा? फिर स्पेशल एक्ट का सुना जाएगा। इतना अपन ने किया था। फिर अपन ने कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन देखा था। कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में था? डू यू रिमेंबर? ओके, यस, कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में था? सेक्शन 2 क्लॉज 20 बोलना है अपन को। और बॉडी कॉर्पोरेट का किस में था? सेक्शन 2 क्लॉज 11। मैंने एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन करके बोला था और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन करके बोला था। एग्जॉस्टिव क्या होता है रे? सिर्फ उतना ही। तो इसमें कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? मीन्स यूज़ किया जाता है। और इंक्लूसिव डेफिनेशन में क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? इंक्लूड वर्ड यूज़ किया जाता है। कौन सा ब्रॉडर टर्म है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट? क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी तो आती है, प्लस इसके साथ और क्या आता है? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसको ही मैं फॉरेन कंपनी बोल दूं क्या? नहीं, इसको फॉरेन कंपनी अपन बोल नहीं सकते हैं। फिर अपन ने इसके एग्जांपल्स किए। बॉडी कॉर्पोरेट में और एक चीज़ बोली थी कि बॉडी कॉर्पोरेट में क्या नहीं आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आती है। ओके, फिर अपन ने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन देखा। सेक्शन 2 क्लॉज 68 इसके बारे में बात करता है। प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स कुछ चीज़ें के बारे में बोलते हैं। एक तो किसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर। किसको प्रोहिबिट करते हैं? इन्वेशन ऑफ, ओके, पब्लिक से जो पैसा मंगा रहे हैं उसको प्रोहिबिट कर रहे हैं। और लिमिट कितने पे लगाई हुई है? 200 का लिमिट लगाया हुआ है। ये 200 के लिमिट के बारे में और कुछ स्पेसिफिकेशन कल देखा था। 200 में जॉइंट होल्डर्स को कितना मानेंगे? एक ही मानेंगे। और तुम्हारे एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ बोला हुआ था क्या? ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट जिनको शेयर्स मिले हुए उनको गिनना है क्या? उनको ये 200 के लिमिट से एक्सक्लूड करना है। फिर पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन था 2 क्लॉज। पब्लिक कंपनी मतलब क्या? विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को ऑलरेडी अपन ने डेफिनेशन देखा हुआ है। पब्लिक कंपनी के ही डेफिनेशन में आगे कुछ डीम्ड पब्लिक कंपनी के बारे में बोला गया है। सब मैंने तुम्हें बोला था कि रिलायंस क्या करेगी? रिलायंस को इतना कंप्लायंस नहीं चाहिए, तो एक प्राइवेट कंपनी बना देगी। तो वो प्राइवेट कंपनी को भी अपन क्या मानने वाले हैं? डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोलना है उसको? डीम्ड पब्लिक कंपनी। ये क्या बोलते हैं? सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी शैल बी अज्यूम्ड, सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इवन इफ इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी शैल बी अज्यूम्ड एज अ पब्लिक कंपनी। फिर अपन ये एग्जाम्पल देखा था, अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। अभी अपन आज कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। अभी 2 मिनट मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। पहली बात, क्लास में अप्रोच कैसे होता है? तो अभी अपन ने क्या किया? अपन ने अब तक कुछ लिखा हुआ नहीं है क्लास में। मैं जनरली क्या करती हूँ कि फॉर एग्जांपल अपन ने प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन देखा, उसका क्वेश्चन देखा, तुरंत अपन इधर जैसे अपन ने अभी रिवाइज़ किया, रिवाइज़ करके तुरंत लिखना चालू करते हैं। इससे होता क्या है कि वो जो भी लैंग्वेज है वो तुरंत तुम्हें समझती कि अच्छा, समझते वक्त ये समझा बट लिखते वक्त ऐसे लिखना है। और जो भी की पॉइंट्स रहेंगे मैं उसे अंडरलाइन करवा के दूंगी। बट सिंस इट इज़ अ डेमो लेक्चर, आई एम ट्राइंग टू टीच मैक्सिमम। मतलब अगर लिखवाया ना मैंने तो मेरा आज का लेक्चर सिर्फ लिखवाने में ही जाएगा। तो व्हाट आई एम फोकसिंग ऑन इज कि आज थोड़ा सिखा देती हूँ, फिर भले अपन मंडे पूरा रिवाइज करके पूरा लिख लेंगे। ऐसे चलेगा या आज ही लिखना है? मतलब बोथ, आई एम ओके विद बोथ कि कल और परसों में जो हुआ है वो आज पहले आज नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर आज कुछ नया पढ़ते हैं और फिर मंडे को नोट डाउन करेंगे। कुछ नया पढ़ना है आज, ठीक है, थोड़ा नया करते हैं आज। तुम्हारे लिए नया नहीं होगा बट मे बी अप्रोच कुछ नया आ सकता है। स्मॉल कंपनी सुना है? सेक्शन वाह 2, उसका क्लॉज बोलो। 80, 84, 85 और मैम हमने किया नहीं है, फाउंडेशन में एक्सपेक्टेड नहीं था। सेक्शन 2 बोला वही बहुत है, ऐसे किसी का बोलना है क्या? यस, एक मिनट। सेक्शन 2 क्लॉज 85 इज़ द राइट आंसर। स्मॉल कंपनी एस है ना, तो काफ़ी बाद में आता है ये। यस, सेक्शन 2 क्लॉज 85 इज ऑफ स्मॉल कंपनी।
क्यों फॉर्म करेगा भाई कोई स्मॉल कंपनी? व्हाट इज़ द रीज़न? पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्यों ही फॉर्म करेगा? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी है ना, तो स्मॉल कंपनी में जाने की ज़रूरत क्या? बेनिफिट्स, कैसे बेनिफिट्स मिलते हैं? अच्छा, ओके, सो कुछ बेनिफिट्स, कुछ प्रिविलेजेस दिए गए हैं स्मॉल कंपनी को। क्यों दिए गए हैं प्रिविलेजेस स्मॉल कंपनी को? वाई? तुम एक ऑब्ज़र्व करो कि जब भी कोई नया बिजनेस चालू होता है तो उसमें हार्डशिप्स बहुत होती है कि भाई सब हमें ही कर, जैसे हम लोगों ने एक ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले, अब तक 1 ईयर नहीं हुआ, अगस्त में होगा, ऑलमोस्ट 1 ईयर पहले इम्पैक्ट चालू किया। तो तब छोटे क्लास पे थे, मतलब नायका के ऊपर क्लास था, फिर उसके बाद हम गंगापुर रोड आए। तो होता क्या था उधर उधर है ना, हमारी पुराने क्लास पे ना एक टाकी थी, तो वो है ना चालू करने के बाद, मतलब पानी का जो कनेक्शन था ना, वो टाकी भरनी पड़ती थी तभी बाथरूम वगैरह में पानी आता था। तो वो पानी ओवरफ्लो हो जाती थी 15 मिनट में बंद नहीं की तो 2-3 बार ऐसे हो गया कि हम लोगों ने चालू तो कर दी बट टीचिंग को लग गए तो भूल ही गए। तो वो टाकी ऊपर थी तो ऊपर से सब पानी नीचे, तो बेंचेस पे पूरा पानी पानी पानी। सो वो साफ़ भी हम ही करते थे, क्योंकि तब क्या था कि हम चारों ही टीचिंग भी हम ही देख रहे, पेरेंट को हम ही देख रहे, एडमिशन्स का कुछ आया, किसी का कुछ स्पेसिफिक इंक्वायरी आया, सब चीज़ें टीचिंग भी हम ही कर रहे हैं, फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हम ही देख रहे हैं, कभी एकदम कुछ ऐसे पानी वगैरह ओवरफ्लो होगा ये भी हम ही साफ़ कर रहे हैं। तो जनरली स्टार्टअप में क्या होता है, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग फेज, कैपिटल भी इतना नहीं होता है, पैसा भी इतना नहीं होता है, प्लस टाइम तुम्हारे पास होता है, तो सब चीज़ें जनरली तुम ही मैनेज करते हो। तो अगर स्टार्टिंग में ही तुम लोगों पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो ऑलरेडी इतने हार्डशिप्स चल रहे हैं, उसमें और कुछ कंप्लायंस करो और कुछ तुम्हारी दिक्कतें बढ़ाओ। इससे अच्छा कंपनीज एक्ट ने क्या बोल दिया, अगर तुम छोटे लोग हो तो हम तुम्हें किस में डाल देंगे, स्मॉल कंपनी में डाल देंगे। बट अभी छोटे लोग कैसे डिसाइड करें? कल जाके अंबानी सर भी बोलेंगे मैं तो छोटा हूँ, कल जाके कोई अमीर बंदा भी अच्छा कमा रहा है वो भी बोलेगा मैं छोटा हूँ, तो किसको छोटा बोले? क्या लगता है तुम्हें, स्मॉल कंपनी में डालना किसको चाहिए? लिमिट्स दी हुई है कुछ, अभी लिमिट्स कुछ दी हुई है, अगर तुम लोगों ने डेफिनेशन देखा है या नहीं इसका मेरे को पता नहीं, बट लेट अस सी। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ पता है क्या, अभी इन्होंने सोचा कि चलो लिमिट्स लगा देते हैं कि जो भी कंपनी ये लिमिट्स के अंदर रहेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, स्मॉल कंपनी बोलेंगे। अभी लिमिट्स किस पे लगाए, तो इन्होंने सोचा कि एक पेड अप शेयर कैपिटल पे लगाते, मतलब बैलेंस शीट का आइटम हो गया, और एक P&L का आइटम लेते, मतलब कौन सा लेते हैं, टर्नओवर लेते हैं। मुझे एक बात बोलो, तुम्हें ये डेफिनेशन थी क्या फाउंडेशन में? ये दोनों सेटिस्फाई करना है या कोई भी एक किया तो भी चलेगा? पक्का? एंड है या और है? एंड है, मतलब कोई कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल वो लिमिट में बैठ रहा है बट टर्नओवर एक्सीड कर गया तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी क्या? वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। तो उन्होंने किया क्या, उन्होंने ये दोनों पे मिल के दोनों कंडीशन जो कंपनी सेटिस्फाई करेगी, तो भाई सच्ची में तू स्मॉल है, अपन तेरे को स्मॉल कंपनी में डाल देते हैं। बट अभी सुनो, अभी शांति से सुनो, पूरा 100% अटेंशन चाहिए, तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगेगा। अब तक की जो डेफिनेशंस थी ना वो थोड़ी इजी वाली थी, ये थोड़ी सी ट्विस्टेड डेफिनेशन आ रही है, पूरा ध्यान दोगे तो समझ जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने सोचा, गवर्नमेंट ने नहीं, लॉ मेकर ने सोचा क्या कि पेड अप शेयर कैपिटल पे इन्होंने बोला कि जो कंपनी का 50 लाख से पेड अप शेयर कैपिटल एक्सीड नहीं हो रहा है उसको अपन स्मॉल कंपनी बोलेंगे, और जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है उसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे। रुक जाओ हुआ नहीं मेरा कंप्लीट डेफिनेशन, ओके रुक जाओ। इन्होंने पहले ऐसे बोला, ऐसे बोल रही हूँ मैं, सुनो तुम लोग, क्या बोला इन्होंने, पेड अप शेयर कैपिटल कितना, 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, मतलब 50 लाख तक जो छोटी उतना ही है जिसका, वो हो गई स्मॉल कंपनी, एंड इसके साथ साथ टर्नओवर कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 2 करोड़ से। बट ये बना दिया, बट उनके बाद इसके बाद उनको ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार इंडिया जैसे डेवलप होगा, इंडिया जैसे ग्रो होगा, ये लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा क्या? बढ़ाना पड़ सकता है कि इंडिया ग्रो हो रहा है तो सबकी टर्नओवर बढ़ गए, तो इन जनरली जो बंदा पहले 20 लाख कमा रहा था अभी वो बंदा अगर 1 करोड़ कमाने लग गया है और फिर भी उसका टर्नओवर अगर कम है, तो उन्होंने सोचा कि क्या करते हैं, अपन डेफिनेशन को ऐसे बनाते हैं। 2 मिनट अभी तुम डेफिनेशन पे आ जाओ, इन्होंने क्या बोला हुआ है, जस्ट अ मिनट। ऐसे नोट्स लिखते हैं अपन क्लास में, ये पीछे के बैच के नोट्स है। यस, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन देखो, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख्स, यहाँ तक ठीक था, पहले ये डाल दिया। फिर उन्होंने सोचा कि साला इसको बढ़ाना पड़ सकता है,
फिर उन्होंने क्या डाल दिया, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी। मतलब क्या कि आगे जाके सीजी इसको ये अमाउंट को बढ़ा सकता है क्या? यस, बढ़ा सकता है। पर ऐसे होता है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन ने सेटिंग करके रखी हुई है, ऐसे हो सकता है? हो सकता है ना। पता है ना, बहुत पॉलिटिशियंस पहचान के होते हैं, अपने पहचान करके रख दी। तो इन्होंने सोचा कि अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देगी। फॉर एग्जांपल रिलायंस वाले अंबानी जी गए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि यार एक काम करो ना, मेरा टर्नओवर है ना फॉर एग्जांपल मेरा पेड अप शेयर कैपिटल जा रहा है 2 करोड़ पे, तो आप एक काम करो ना, उसको 3 करोड़ कर दो, मतलब मे बी स्मॉल कंपनी में आ जाऊँगा। ऐसे कर सकते हैं? नहीं, इसे रिक्वेस्ट कर सकते क्या? और इंडिया में ये हो सकती है चीज़ें, हो सकती है इंडिया में चीज़ें। तो इन्होंने सोचा कि इसको अगर 50 लाख का लिमिट दे दिया, प्लस इनके हाथ में अगर हायर का भी पावर दे दिया, और गलती से सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के साथ मिल गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? फॉर एग्जांपल विप्रो के साथ मिल गया, अंबानी जी के साथ मिल गया, तो साले बड़े बड़े प्लेयर्स भी स्मॉल कंपनी में आ जाएंगे, फिर नॉर्मल कंपनी में बचेगा कौन? इसलिए इन्होंने क्या किया, ये हायर लिमिट पे भी और अपर लिमिट लगा के रखा हुआ है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट 50 लाख को बढ़ा तो सकती है, बट मैक्सिमम कितने तक बढ़ा सकती है बच्चों? 10 करोड़ तक ही बढ़ा सकती है। तुम्हें समझ रहा है क्या फॉर्म कैसे हुआ है? पहले उन्होंने क्या किया, पेड अप शेयर कैपिटल के पेड अप शेयर कैपिटल को कितना लिमिट लगा? स्मॉल कंपनी वही रहेगी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से एक्सीड नहीं करता। बट उनको एक चीज़ ध्यान में आ गई कि शायद इसको आगे जाके बढ़ाना पड़ेगा, तो उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। किसके हाथ में पावर दे दिया? सीजी के हाथ में पावर दे दिया कि भाई तू बढ़ा देना, बट कितने हद तक मैक्सिमम बढ़ा सकता है? 10 करोड़ तक मैक्सिमम बढ़ा सकता है। एंड सेम चीज़ उन्होंने टर्नओवर में भी की। टर्नओवर में भी उन्होंने क्या बोला, स्मॉल कंपनी कौन रहेगी जिसका टर्नओवर किससे एक्सीड नहीं करता है? 2 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। सीजी को पावर दी हुई है इसमें बढ़ाने की, दी हुई है, बट मैक्सिमम कितने तक बढ़ा सकती है? ये 100 करोड़ तक बढ़ा सकती है। ये तो लॉ हो गया, इन्होंने फॉर्म करके रख दिया। एक्चुअल लिमिट क्या सेट की हुई है सीजी ने, अभी पता है किसी को? पेड अप शेयर कैपिटल का 4 करोड़ एंड टर्नओवर का 40 करोड़। पक्का समझा है? सो अभी पेपर में जब क्वेश्चन आता है, तुम डायरेक्टली 4 करोड़ और 40 करोड़ नहीं लिख सकते हो। पहले तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, ये जो डेफिनेशन है ना कि पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच डज नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने से मोर नहीं होना चाहिए? लॉ के लिमिट्स, लॉ की लिमिट्स पूछ रही हूँ मैं। दो चीज़ें एक मिनट के लिए तुम लोग समझो कि हो क्या रहा है। लॉ बना के रख दिया और फिर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हुआ। लॉ जब बनाया गया तब उन्होंने क्या किया, यस, लॉ जब बनाया गया तो उन्होंने जो लिमिट्स डाली हुई है पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर की, वो उन्होंने क्या बोला, 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 2 करोड़ से। बट सीजी के हाथ में मैक्सिमम बढ़ाने का लिमिट दिया हुआ है, कितना बढ़ा सकती है इसको? 10 करोड़ और 100 करोड़। ये तो लॉ हो गया। अगर एक्चुअल में मैं पूछूं, अभी एक्चुअल अभी क्या चल रहा है, तो सीजी ने कितना सेट किया हुआ है उसको? 4 करोड़ और 40 करोड़। विद इन लिमिट सेट है क्या बराबर? सीजी पेड अप शेयर कैपिटल को 14 करोड़ सेट कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इधर एक्ट ने ही उसको मैक्सिमम लिमिट लगा के दिया हुआ है। समझा है मैंने जो भी समझाया है? पर अभी तुम लोग ही सोचो कि फॉर एग्जांपल कोई पब्लिक कंपनी है, जैसे रिलायंस का, अब तक मैं रिलायंस की बात प्राइवेट कंपनी मान के कर रही थी, कोई पब्लिक कंपनी अगर है तो उसको स्मॉल कंपनी मानना चाहिए क्या, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर? क्यों नहीं? पब्लिक से पैसा ले रही है भाई, अगर तुम पब्लिक से पैसा ले रहे हो मतलब हिम्मत है तुम लोगों में। अगर हिम्मत है, बड़ा विजन है, तो फिर स्मॉल कंपनी में जाने का विषय है क्या? क्योंकि जैसे ही अभी बोली कि स्मॉल कंपनी को कुछ रिलैक्सेशंस दिए जाते हैं, पब्लिक से पैसा ले रहे हो तो कुछ रिलैक्सेशंस देने चाहिए या नहीं? नहीं देने चाहिए। इसलिए उन्होंने जो भी डेफिनेशन बनाई ना, वो डेफिनेशन में पहले ही आके बोल दिया कि स्मॉल कंपनी मीन्स एनी कंपनी अदर दैन पब्लिक कंपनी। मतलब पब्लिक कंपनी का टर्नओवर देखने की भी ज़रूरत है क्या तुम्हें? जैसे ही पब्लिक कंपनी हो आई क्वेश्चन में, तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली नॉट अ स्मॉल कंपनी आंसर लिख के आ जाना है। इंटरमीडिएट में पास्ट पेपर में ये क्वेश्चन आया था, जिसमें उन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछा था, टर्नओवर दिया है, पेड अप शेयर कैपिटल दिया है, पीछे के 3 साल का दिया है, ये साल का दिया है, सब दिया हुआ है।
पहले वर्ड में जो चालू हुआ था क्वेश्चन, उसमें ABC लिमिटेड या वेदांता लिमिटेड ऐसे कुछ लिखा हुआ था। मुझे एक बात बोलो, तुम्हें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत थी क्या? तुम्हें डायरेक्टली क्या करना था, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 85 पूरा डेफिनेशन लिखना था और कंक्लूजन में यही बोलना था, सिंस इट इज़ अ पब्लिक कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर, अपन उसको क्या करें, बोलेंगे इट इज़ नॉट अ स्मॉल कंपनी। अभी मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ, जिनको नहीं समझा है या जिनको फिर से सुनना है शांति से सुन लो। स्मॉल कंपनी का इंटेंशन क्या था लाने का, कि भाई तुम लोग छोटे हो, नए हो, या शायद अब तक बिजनेस सेट नहीं हुआ, पेड अप शेयर कैपिटल कम है, टर्नओवर कम है, तो तुम्हें हम थोड़े रिलैक्सेशंस दे देंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी रिलैक्सेशंस किसको देना ये समझ में नहीं आ रहा था। तो जब सेक्शन 2 क्लॉज 85 बनाया गया, तब इन्होंने इन जनरल क्या बोल दिया, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख एंड जिसका टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। बट इसको क्या कर दिया, फिर सीजी के हाथ में पावर दे दिया, और हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब बाय सीजी। अभी सीजी ने पेड अप शेयर कैपिटल के लिए कितना हायर अमाउंट को और लिमिट लगा दिया, इन्होंने 10 करोड़ का लिमिट लगा दिया, और टर्नओवर को कितने का लिमिट लगा दिया, 100 करोड़ का लिमिट लगा दिया। मतलब ही अभी एक रेंज फॉर्म हो गई है तुम्हारे सामने कि सीजी आगे भी जाके कभी भी कितने टू कितने लिमिट में रख सकती है पेड अप शेयर कैपिटल को, 50 लाख से लेके 10 करोड़ तक, और टर्नओवर का लिमिट कहाँ से कहाँ लग सकती है, 2 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक। अभी अमेंडमेंट हुआ था सितंबर 22 में। एक्चुअल अभी के लिमिट क्या है, 4 करोड़ है तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल का, 40 करोड़ है तुम्हारा टर्नओवर का। मतलब इसके नीचे जब भी तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर रहेंगे, तुम्हारी कंपनी क्या होने वाली है, स्मॉल कंपनी होने वाली है। सो फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, बट एप्लीकेशन करते वक्त तुम्हें कौन सी लिमिट्स देखनी है, बस 4 करोड़ और 40 करोड़ की ही लिमिट देखनी है। इज इट क्लियर? एक क्वेश्चन पूछूं मैं? ओके चलो, इज इट अ स्मॉल कंपनी? पहला, ABC लिमिटेड है, पेड अप शेयर कैपिटल है 1 करोड़, टर्नओवर है 5 करोड़, इज इट अ स्मॉल कंपनी? नो। अरे 4 करोड़ के नीचे, 40 करोड़ के नीचे क्या होगा, ये लिमिटेड जो लिखा हुआ है ना, इसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है। इट इज़ अ पब्लिक कंपनी। अभी इंटर लेवल पे ना तुम्हें ब्रैकेट में लिख के नहीं देंगे इट इज़ अ पब्लिक कंपनी, तुम्हें नाम देख के समझना चाहिए। प्राइवेट कंपनी रही तो प्राइवेट लिमिटेड दिख जाएगा तुरंत, अगर पब्लिक कंपनी तो सिर्फ लिमिटेड दिख जाएगा। ओके चलो, अभी मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई करती हूँ तुम्हारे लिए थोड़ा सा। ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, केस 1 में उसका पेड अप शेयर कैपिटल है 51 लाख, टर्नओवर है 1.2 करोड़, इज इट अ स्मॉल कंपनी? क्या क्या लिमिट्स लगाए तुम लोगों ने? 4 करोड़ और 40 करोड़। 4 करोड़ के नीचे पेड अप शेयर कैपिटल, 40 करोड़ के नीचे तुम्हारा टर्नओवर, तो येस इट इज़ अ स्मॉल कंपनी। नेक्स्ट केस, पेड अप शेयर कैपिटल है 4.1 करोड़ और टर्नओवर है ओनली 19 करोड़, इज इट अ स्मॉल कंपनी? अरे 19 करोड़ ही है, 40 करोड़ के नीचे है। बट वो जो कंडीशन थी वो एंड वाली थी, तो एंड मतलब दोनों सेटिस्फाई करने हैं क्या? यस। इसने कौन सा कंडीशन वायलेट कर दिया? वो पेड अप शेयर कैपिटल का, तो ये स्मॉल कंपनी नहीं रहेगी। एंड लास्ट केस में पेड अप शेयर कैपिटल है 6 करोड़ और तुम्हारा टर्नओवर है 40 करोड़, क्या हो जाएगा? नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अगेन इसने कंडीशंस वायलेट कर दी है। समझा है स्मॉल कंपनी का जो भी था? अब तक अपन ने कौन कौन से सेक्शंस देखे, थोड़ा सा मैं लिस्ट डाउन करती हूँ, थोड़ा समराइज करती हूँ, मैं लिखती हूँ सेक्शन एंड क्लॉज, तुम याद करके बोलो किसका डेफिनेशन था। सेक्शन 2 क्लॉज 85, ओके स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71, ओके पब्लिक कंपनी। ओके सेक्शन 2 क्लॉज 68, और कुछ देखा क्या? कंपनी का ओके और बोलो एक सेकेंड, अभी ये कौन सा बचा? ओके डन, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी होल्डिंग कंपनी के बारे में सुना है तुम लोगों ने? क्या होती है भाई होल्डिंग कंपनी? हाँ रुको 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 रुको, कुछ बच गया मेरा स्मॉल कंपनी में, कुछ याद है तुम्हें जो मैंने सिखाया ही नहीं?
हाँ, क्या 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 कुछ एक्सेप्शंस है कि ये स्मॉल कंपनी में आते ही नहीं हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस है? होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। क्यों? अच्छा, मतलब तुम्हारी ग्रुप कंपनीज मतलब क्या होती है कि पापा है, बेटा है, दैट इज चाचा है, ये सब हो गए। सिस्टर कंपनीज हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई, एसोसिएट कंपनी हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। तो तुम्हारी कोई सब्सिडरी है, मतलब तुम लोगों ने आगे तुम्हारी कंपनी फॉर्म करके रखी हुई है, तुम छोटे कहला सकते हो क्या? मतलब इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट की एक नासिक रोड ब्रांच है और हम बोल रहे हैं अरे हम तो छोटे हैं बाबा। अगर छोटे हो तो जमा कैसे इतना करने को, ये कोई भी क्वेश्चन बोलेगा ना, भले ही चलो तुम्हारा टर्नओवर कम है, पेड अप शेयर कैपिटल कम है, बट तुम लोगों ने सब्सिडरी खोली, मतलब तुम्हारे विजन्स बड़े हैं, तुम्हें एक्सपांड करना है, या तुम्हारे पास उतना पैसा होगा, शायद वो ऑन पेपर नहीं दिख रहा है, इसलिए उन्होंने क्या बोला, जैसे ही होल्डिंग एंड सब्सिडरी रहेंगे तुम्हें हम स्मॉल बोलेंगे क्या? एक चीज़ समझो, इसमें टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल देखना ही नहीं है। जैसे ही होल्डिंग और सब्सिडरी आ गए, भले ही उसके लिमिट के नीचे भी रहा, फिर भी वो क्या नहीं होने वाला है, तुम्हारा स्मॉल कंपनी नहीं होने वाला है। और क्या था एक्सेप्शन में? सेक्शन 8 कंपनी। क्या होती है सेक्शन 8 कंपनी? अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट। क्या क्या कोई पता है सेक्शन 8 कंपनी तुम लोगों को? ASS। ओके ओके। अच्छा, मुझे एक बात बोलो, क्यों फॉर्म होती है सेक्शन 8 कंपनी? चैरिटी, भलाई करना है, समाज की भलाई। बेसिकली वही है ना सब, कि तुम्हारे प्रॉफिट्स तुम उसमें डाल सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, फिर तुम एजुकेशन को प्रमोट करो, स्पोर्ट्स को प्रमोट करो। मुझे एक बात बोलो, सेक्शन 8 कंपनी को क्यों स्मॉल कंपनी नहीं बना रहे ये लोग? ऑलरेडी उसको रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं, तुम भला काम कर रहे हो, हम तुम्हें सेक्शन 8 में डाल के ऑलरेडी रिलैक्सेशंस दे ही रहे हैं। प्लस दूसरी बात, अगर तुम स्मॉल कंपनी में निकल गए तो तुम पे का चेक थोड़ा कम हो जाएगा। तुम बता तो रहे हो हम सेक्शन 8 है, बट तुम पे चेक तो रहना चाहिए, मॉनिटरिंग अथॉरिटी कर रहे हो क्या जो बोल रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर दिया, प्रॉफिट को बराबर से वही एक्टिविटी में फिर से डाल रहे हो या नहीं। इसलिए उन्होंने बोला स्मॉल कंपनी में नहीं रखेंगे, तुम सेक्शन 8 में रहो। तो सेक्शन 8 में इसमें क्या क्या मानते हैं, इसको प्राइवेट कंपनी जैसे ट्रीट करते हैं या पब्लिक कंपनी जैसे होता है? कुछ नहीं, दोनों नहीं, अलग ही होता है पूरा। अच्छा ठीक है, देखेंगे अपन, आएगा अपन को सेक्शन 8 भी कंपनी इसको अलग रखते हैं या प्राइवेट कंपनी जैसे करते हैं। बट द थिंग इज, जैसे उसने बोला कि इनको ऑलरेडी रिलैक्सेशंस मिले हुए हैं, एंड सेकंड थिंग कि ये जो भी लोग हैं इन पे चेक होना चाहिए कोई तो भी कंपनीज एक्ट का, कि भाई तुम लोगों ने जो फॉर्म होते हुए प्रॉमिस किया था, हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हमारा प्रॉफिट उधर ही डालेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ये फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है? इज़ इट ओके? इतना समझा है? तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, स्मॉल कंपनी में से एक तो पब्लिक कंपनी को ऊपर ही हटा दिया, डेफिनेशन में ही हटा दिया, पब्लिक कंपनी ही नहीं आएगी, और बाद में किस किस को हटाया, होल्डिंग एंड सब्सिडरी को हटाया, फिर सेक्शन 8 को हटाया, और एनी स्पेशल एक्ट के अंदर अगर कोई कंपनी फॉल हो रही है, भाई तुम्हारा उधर देखो, मतलब घरवाली के पास जाओ, ऐसे उनका बोलना है, इधर कंपनीज एक्ट तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगा, इधर स्मॉल कंपनी में मत आना, तुम्हारा जो एक्ट बोलेगा तुम उसको फॉलो करते रहो, ठीक है? अभी मैं आ रही थी होल्डिंग कंपनी पे। व्हाट इज़ अ होल्डिंग कंपनी? अच्छा, पर क्यों, क्या? ओके, तो होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन था क्या तुम लोगों को? ओके, क्या है, कैन एनी वन हेल्प मी? अगर तुम्हें नहीं याद एग्जैक्टली तो मैं 2 मिनट तुम्हें चलो डेफिनेशन दिखा देती हूँ। व्हाट इज़ द लैंग्वेज? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। मतलब जिसके कोई कंपनी सब्सिडरीज है उसको क्या बोला जाता है? होल्डिंग बोला जाता है। तो होल्डिंग का डेफिनेशन समझने के लिए किस पे जाना पड़ेगा? सब्सिडरी पे जाना पड़ेगा। अभी सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करने के रीजंस क्या है, क्यों कोई सब्सिडरीज फॉर्म करेगा? वाई? ऐसे ही मतलब एक ही कंपनी में धंधा क्यों नहीं कर रहे, क्यों ऐसे सब्सिडरीज फॉर्म कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, एक्टिविटीज़ को ऐसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल टाटा के अलग अलग काम चलते हैं, एक टाटा फाउंडेशन है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, तो उसने एक काम कर दिया, सबको एक
होल्डिंग डाटा रखा और उसमें सब सब्सिडरीज कर दिए, झंझट ही नहीं चाहिए, हर एक कंपनी उसका देखेगी। ओके, और क्या रीजंस हो सकते हैं? डाइवर्सिफिकेशन के, किस चीज़ का डाइवर्सिफिकेशन? अच्छा, मतलब वर्क डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ओके, एक्सपांशन के लिए टैक्स एंगल से कुछ सोच सकते हो तुम लोग? प्रॉफिट, अच्छा, बट अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूँ ना, तो कंपनी को कितना % टैक्स लगता है पता है क्या तुम्हें? हाँ, और पब्लिक को? सबको, एनी कंपनी, मे इट बी OPC, may it be Section 8, may it be private, may it be public, may it be small. इनकम टैक्स एक्ट किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में बोलता ही नहीं है, सिर्फ वो कंपनी बोलता है किसी भी कंपनी को कितना टैक्स लगेगा, फ्लैट 30%। तो मुझे एक बात बोलो, मैं तुम्हारे सामने कुछ नंबर्स रखती हूँ। मैंने एक A लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी, इसमें सब धंधे यही कंपनी में हो रहे हैं, इसका प्रॉफिट आ गया 300 करोड़, मुझे इस पर टैक्स कितना भरना पड़ेगा? @30%। कितना हो गया फ्लैट करके डायरेक्टली? 90 करोड़। ओके, अगर मैं ऐसे नहीं करती हूँ जैसे इसने बोला कि प्रॉफिट एक ही कंपनी में ज़्यादा दिख रहा है, मैंने 3 डिवीजन मतलब 3 कंपनीज फॉर्म कर दी है, X, Y और Z, और अभी इनका होल्डिंग है A लिमिटेड। अभी ना X, Y और Z में मैं 100 करोड़ दिखा रही हूँ, इधर 100 करोड़ दिखा रही हूँ, इधर 100 करोड़ दिखा रही हूँ। मुझे बोलो X कितना टैक्स भरेगा? 30 करोड़। Y कितना टैक्स भरेगा? Z कितना टैक्स भरेगा? टोटल कितना हुआ? क्या हुआ इतना करके टैक्स के एंगल से? कुछ नहीं कर पाए। तो टैक्स के एंगल से कुछ फ़र्क पड़ रहा है इन लोगों को? अभी के लिए जितना अपन सीखे उसके एंगल से नहीं। तो मेन रीज़न वही होता है, कीप द थिंग्स डिफरेंट। सो बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम्हारा होता है कि इन्वेस्टर को भी ईजी जाएगा, उसको अगर स्टील में इंटरेस्ट है तो वो उसमें इन्वेस्ट करेगा ना, क्यों ही पूरे कंपनी में इन्वेस्ट करना है। बहुत बार क्या होता है पता है क्या, पूरा टाटा ग्रुप एक ही रहा, मतलब एक ही कंपनी रही, तो स्टील बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बट मोटर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो है ना फिर से बैलेंस हो जाती है कंपनी, तो कंपनी का ग्रोथ ही नहीं दिखता है। समझा क्या तुम्हें? फॉर एग्जांपल स्टील का सेक्टर बहुत बूम में है, तो धनाधन ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, और इधर मोटर का सेक्टर पूरा डाउन चल रहा है, तो इधर निगेटिव प्रॉफिट्स हो रहे हैं। दोनों को कंबाइन करेंगे तो मोर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा या लॉस दिखने लग जाएंगे। तो एक्चुअल पोजीशन ध्यान में आ रहा है क्या इन्वेस्टर्स के? नहीं आ रहा है। इसलिए उन्होंने क्या बोला, टेंशन ही मत रखो, हर एक कंपनी को अलग अलग कर दो, तो अपने डिपार्टमेंट्स भी प्रॉपरली अलग अलग रहेंगे, इन्वेस्टर के लिए भी बेटर रहेगा और अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी बेटर हो जाएगा। अभी सब्सिडरी कंपनी बोलते किसको है? ऐसे ही मैंने मेरा ब्रांच खोल दिया, वो मेरी सब्सिडरी हो गई क्या? उसमें कुछ कंडीशंस डाले हुए लॉ ने। क्या कंडीशंस है? एक एक धीरे धीरे। पहला कंडीशन क्या है? कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अभी कंपोजिशन मतलब क्या? किसको अपॉइंट करना और किसको रिमूव करना, मतलब कौन टीम में आएगा और कौन टीम से बाहर जाएगा, इसका कंट्रोल किसके पास होता है? वो होल्डिंग के पास होता है। तो कोई बंदा अगर किसी का कंपोजिशन ऑफ बोर्ड BOD कंट्रोल कर रहा है तो वो चीज़ को सब्सिडरी बोला जाता है। एंड है दूसरे कंडीशन में या और है? एंड या और, पक्का? मतलब एक भी चीज़ हो गई तो काम हो गया। ओके, दूसरी चीज़ क्या है? कंट्रोल्स मोर देन 50% या हाफ ऑफ वोटिंग पावर इधर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स सब्सिडरी। मतलब रिलायंस ने डायरेक्टली रिलायंस जियो में अगर 51% होल्ड करके रखा हुआ है तो रिलायंस जियो इसकी सब्सिडरी बोली जाएगी क्या? पक्का? बट है ना, ये डायरेक्टली होल्ड नहीं कर रहा है, रिलायंस ने कुछ विप्रो में शेयर रखा हुआ है और विप्रो इसमें होल्ड कर रहा है, ऐसे भी चलेगा क्या? तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, इधर ऑन इट्स ओन, मतलब खुद से, जैसे मैंने फर्स्ट केस में बोला कि क्या हो रहा है, रिलायंस डायरेक्टली होल्ड कर रहा है, ये भी सब्सिडरी में जाता है, या फिर थ्रू इट्स अदर सब्सिडरी, रिलायंस की कोई दूसरी सब्सिडरी थी और सब्सिडरी ने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी क्या बोली जाएगी? सब्सिडरी ही बोली जाएगी। 2 मिनट एग्जाम्पल पे आ जाओ। ये सब्सिडरी है या नहीं रिलायंस जियो? नहीं। क्यों? 49% है। कितना होना चाहिए अपन को? पक्का? बट तुम लोगों ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा ही नहीं, मैम कंपोजिशन का क्या? ये पूछना चाहिए था या नहीं?
मैंने तो तुम सिर्फ परसेंटेज बोला। अगर ये क्वेश्चन में मैं डाल दूँ कि इधर पूरा की पूरा बीओडी का कंपोजिशन रिलायंस कंट्रोल करता है, तुम्हारा आंसर बदलेगा या नहीं? यही डिफरेंस है तुम्हारे फाउंडेशन में। फाउंडेशन लेवल पे तुम क्या करते थे, नहीं है बोल के बाजू में। इंटर में तुम्हें आंसर कैसे लिखना पड़ेगा पता है? इसका पहले डेफिनेशन लिखोगे, सेक्शन कौन सा है इसका, बोलो ये सेक्शन पूछे ही नहीं मैंने तुम लोगों को, दोनों के सेक्शन में हेल्प कर पाओगे? चलो वीकेंड का होमवर्क, दोनों के सेक्शंस देख के आना, इतना तो करके आना। थोड़े फाउंडेशन की बुक्स को भी हवा लग जाएगी, है ना? जो उठा किसी ने रद्दी में तो नहीं डाल दी अब तक, रखो रखो, हाँ लगेगी अपन को आगे। ये दोनों सेक्शंस देख के आना। ओके, मुझे एक बात बोलो, तुम लोग इंटर लेवल पे कैसे आंसर लिखोगे? पहले डेफिनेशन लिखोगे और जब कंक्लूजन लिखोगे ना, कंक्लूजन में तुम्हें ये लिखना पड़ेगा ड्यू टू इनएडिक्वेट डेटा, नहीं समझ पा रहे हैं हम, फिर तुम्हें दो केसेस लिखना पड़ेगा। इफ़ वी अज्यूम दैट रिलायंस कंट्रोल्स द कंपोजिशंस या रिलायंस अपॉइंट्स या जो भी बोलता है कि कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बीओडी, then it will be considered as subsidiary even if the voting power is less than 50%, but if Reliance does not control the composition of BOD, फिर क्या रहेगा, वो सब्सिडरी नहीं रहेगा। सो दोनों तुम्हें आंसर्स लिख के आने पड़ते हैं। सो जो फाउंडेशन का अप्रोच था ना, जितना डेटा किया यूज़ कर लो और आंसर दे दो, वैसे नहीं करना। इंस्टीट्यूट बहुत बार कम डेटा देता है तो तुम्हें ऐसे डाइसी आंसर लिखने का परमिशन है कि अगर ऐसे रहा तो ये आंसर रहेगा, अगर ऐसे रहा तो ये आंसर रहेगा। कभी भी फुल फ्लेज एक ही आंसर लिख के आना मत, आधे ही मार्क्स मिलेंगे, इसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो सेकेंड, मुझे एक बात बोलो, रिलायंस स्मार्ट सब्सिडरी है या नहीं? रिलायंस की, मेरा क्वेश्चन है, रिलायंस स्मार्ट रिलायंस की सब्सिडरी है या नहीं? क्या कौन सा प्रोविजन लगा है तुम लोगों ने? नहीं, पर क्या यूज़ क्या किया तुम्हें याद है? इधर था, इधर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट सब्सिडरीज। रिलायंस डायरेक्टली होल्ड कर रहा है क्या उसमें कुछ? रिलायंस का सब्सिडरी है रिलायंस जियो, सब्सिडरी बोल दूँ क्योंकि मोर देन हाफ है इसके पास, और रिलायंस जियो का सब्सिडरी रिलायंस स्मार्ट है क्या? तो इनडायरेक्टली रिलायंस का सब्सिडरी बोल सकती हूँ मैं रिलायंस स्मार्ट को, यस, तो ये भी सब्सिडरी हो गया। और लास्ट केस है तुम्हारे सामने, मुकेश अंबानी जी होल्ड कर रहे हैं 75% इन रिलायंस, तो इज रिलायंस सब्सिडरी ऑफ मुकेश अंबानी? क्यों? कंपनी नहीं है। बहुत ये है ना, अभी ठीक लग रहा है क्योंकि अपन है ना अभी फ्री माइंड से बैठे हुए हैं। तुम्हें अभी 2 दिन में तुम्हें समझ गया होगा कि मैम इज़ नॉट इजी गोइंग, कुछ ना कुछ तो डाइसी फेंकेगी ही, या इंटर पे ही कुछ ना कुछ डाइसी आएगा ही। कंप्लीटली अलर्ट रहते हो तुम लोग। बट जो 3 घंटे का प्रेशर होता है ना एग्जाम में, उसमें जैसे ही 75% दिखता है, बच्चे तो आहा ये तो मेरा ही पार्ट है, ये तो मैं रट्टा मार के आया हूँ, देन आदर लिखेंगे, कंक्लूजन लिख के आएंगे। भाई ऊपर देखो, इंडिविजुअल के बारे में बात की गई है। सब्सिडरी और होल्डिंग ये सिर्फ कंपनीज के लिए बात होती है, इंडिविजुअल के लिए कुछ बात होने का विषय है क्या? कुछ भी विषय नहीं है। तो इसमें सब्सिडरी आने का कुछ भी विषय नहीं। अगर इधर ही दूसरा कंपनी कोई हो जाता, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूँ कि विप्रो होल्ड 75%, फिर तुम बोलोगे कि हाँ रिलायंस सब्सिडरी हो गई है। ओके ठीक है, इतना काफ़ी आगे तक आ गए हैं अपन, ठीक है ना? काफ़ी डेफिनेशंस अपने लिखे हो गए हैं। अभी इसका ही एक सिमिलर टर्म है एसोसिएट कंपनी। व्हाट इज एसोसिएट कंपनी? क्या? मतलब सब्सिडरी क्या होती है कि तुम लोगों ने पैसा डाला और तुम्हारा बना लिया, बट एसोसिएट में क्या हो रहा है, उस पर खर्चा तो कर दिया बट फिर भी वो अपनी नहीं बन पाई, वैसे वाली चीज़ हो गई। इसमें कितना खर्चा किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया इसमें, इसको एक वर्ड बोला जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट? नहीं, परसेंटेज बाजू में रखो, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट। अच्छा, और अच्छा खासा। सिग्निफिकेंट का 2 मीनिंग होते हैं, इन कॉन्टेक्स्ट बदलेगा। सिग्निफिकेंट को इम्पॉर्टेंट भी बोला जाता है। इधर सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या आ रहा है? अच्छा खासा, मतलब बहुत कम भी नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब कितना ज़्यादा नहीं? 50%, क्योंकि 50% से ऊपर निकल गया तो क्या हो जाएगी वो, फिर तो सब्सिडरी हो जाएगी, फिर तो बेस्ट हो गया, खर्चा भी कर दिया और वो अपनी भी बन गई। बट एसोसिएट में लोचा हो गया है, खर्चा किया है बट वो पूरी तरीके से तुम्हारी हुई है क्या अब तक? मैं कंपनी की बात कर रही हूँ बच्चों, पूरी तरीके से अब तक तुम्हारी नहीं हुई है। ओके, सो हो क्या रहा है एसोसिएट कंपनी में? हो क्या रहा है, इन्होंने बोला
कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस का मीनिंग तो पता है तुम्हें, क्या होता है इन्फ्लुएंस? प्रभाव। अच्छी बात है बुरी बात है? और एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज, अच्छी या बुरी? डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है? अच्छा, जिसका है उस पर। अनड्यू इन्फ्लुएंस अच्छी बात है या बुरी बात है? क्योंकि नाम भी अनड्यू, कि जो इन्फ्लुएंस है उसका गैर फायदा लिया जा रहा है, सामने वाला उसका डिसएडवांटेज ले रहा है। मेरे को एक बात बोलो, इन्फ्लुएंस जैसे तुम लोगों ने बोला कि डिपेंड्स, अगर तुम्हारे कोई गुरु है जिसको तुम मानते हो, उनका इन्फ्लुएंस अच्छा हो सकता है, पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस अच्छा हो सकता है, वही एक आधा टपूरी फ्रेंड है, उसका इन्फ्लुएंस शायद अच्छा नहीं होगा। सो इन्होंने इन्फ्लुएंस मतलब क्या कि प्रभाव, जैसे तुम लोगों ने बोला। अभी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? अच्छा खासा, अच्छे हद तक प्रभाव है। भी वो हद कितनी है, कितनी परसेंट बोले तुम लोग? 20% रहा तो भी चलेगा या 20% से ज़्यादा? एटलीस्ट 20 बोला है, मतलब 20% भी रहा तो भी एसोसिएट बन जाएगी क्या? ओके। इन्होंने क्या बोला, लेट्स सी। सिग्निफिकेंट एसोसिएट कंपनी मतलब क्या? जिसमें सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है बट वो सब्सिडरी नहीं होती है, बट एंड इट इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। सुना है कभी नाम? क्या होता है जॉइंट वेंचर? तुम्हें था क्या अकाउंट्स में जॉइंट वेंचरिंग का अकाउंटिंग? हमारे सीपीटी के वक्त था फिर वो। जॉइंट वेंचर नहीं था क्या तुम्हें? ओके, व्हाट इज अ जॉइंट वेंचर? स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ दोनों साथ में आते हैं। पार्टनरशिप बोल सकते हैं अपन इसको। पार्टनरशिप क्या होती है कि तुम लोगों ने डिसाइड ही किया है कि अब जब तक धंधा करेंगे साथ में करेंगे, अनलेस कोई रिटायर होता है, किसी की डेथ होती है या कोई निकल जाता है। जॉइंट वेंचर होता क्या है? सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए साथ में आते हैं। जैसे रोड्स बनाना हो गया, अभी रोड्स के लिए ये जो टेंडर खुलते हैं, जनरली एक ही बंदे को, एक ही वो टीम को काम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो 2-3 बड़े बड़े लोग साथ में आते हैं, फिर जो भी प्रॉफिट आएगा वो उनके रोशों में बांट के निकल जाएंगे। रोड बनने के बाद भी उनका कुछ संबंध रहेगा क्या आप साथ में? कुछ नहीं, रोड बन गया, काम खत्म हो गया, प्रॉफिट जो भी आया है वो बांटो और अपने अपने रास्ते को लग जाओ। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? इट इज़ टेम्प्रेरी पार्टनरशिप, ऐसे बोल सकती हूँ। सिर्फ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये पार्टनरशिप डाली जाती है। ओके, तुम लोगों ने मुझे इसका तो आंसर इधर ही दे दिया। कितना परसेंट लिखो इधर? 20% ऑफ वोटिंग पावर। इधर पेड अप शेयर कैपिटल क्यों नहीं है, वोटिंग पावर क्यों है? ये पता है? डिफरेंस है पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में? क्या डिफरेंस है? पेड अप शेयर कैपिटल और वोटिंग पावर में क्या डिफरेंस है? ओके ओके ओके, एक मिनट। पहली बात, पेड अप शेयर कैपिटल मतलब क्या? मेरे पास 10 शेयर्स पड़े हुए हैं, तो इतने मेरे लिए उतना मेरा शेयर कैपिटल, मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट हो गया। ज़रूरी है क्या मेरे पास 10 वोट्स होंगे ही? जनरली कुछ नहीं बोला है ना, तो 1 शेयर 1 वोट होता है कि तुम्हारे पास एक शेयर है तो तुम एक वोट कर सकते हो। बट कुछ कंपनीज ऐसी भी है कि जो ऐसे नहीं रखती है, 2 शेयर रहा तो 1 वोट मिलेगा, 3 शेयर रहे तो 1 वोट मिलेंगे, या कुछ डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स होते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये अपन को आगे आएगा तब अपन इन डिटेल बात करेंगे। सो ये जो चीज़ है ना कि अपन को लगता है 1 शेयर मतलब 1 वोट, ये ज़रूरी नहीं है। अगर कुछ बोला नहीं तो मानना क्या है? 1 शेयर 1 वोट। बट अलग भी हो सकता है। इधर उनका इंटेंशन तुम्हारा हक पे है कि तुम्हारा वोटिंग पावर तुम कितना एक्सरसाइज कर सकते हो, इसलिए उन्होंने बोला तुम्हारा पेड अप शेयर जाने दो, तुम कितना वोट कर सकते हो, तुम कितना तुम्हारा पावर एक्सरसाइज कर सकते हो, उसका कितना होना चाहिए, उसका 20% होना चाहिए। पैसा डाल दिया है मतलब इधर मोर ऑफ इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तुम्हारा हक कितना है वो चेक करने की बात है। इधर एंड है या और है, दोनों के बीच में और कंट्रोल्स बिजनेस डिसीजन अंडर एन अग्रीमेंट। बिजनेस डिसीजन कंट्रोल करना मतलब क्या है? मैनेजमेंट। ये कॉन्ट्रैक्ट लेना या नहीं लेना है, या फिर इसको रिक्रूट करना है या नहीं करना है। रिक्रूटमेंट तो भी एज सच बिजनेस डिसीजंस में नहीं आता है। क्लाइंट को क्या कोटेशन देना है, ये जो अपन को एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्चा करना है, ये सब बड़े बड़े जो बिजनेस डिसीजंस होते हैं उसको अगर तुम कंट्रोल कर रहे हो, या फिर तुम्हारे पास वोटिंग पावर का कितना शेयर है, एटलीस्ट 20% तो भी शेयर है, तो इसको क्या बोला जाता है? एसोसिएट कंपनी करके बोला जाता है। सो व्हाट आई थिंक इज
आज के लिए इतना काफ़ी है। 2 मिनट बस नोटबुक ओपन करो, अपन तुम्हारा ना न्यू सिलेबस का पैटर्न लिख लेते हैं। मतलब मंडे से व्हाट वी कैन डू इज़ फिर अपन राइटिंग ऑफ दिस पार्ट चालू कर सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मंडे पूरा रिवाइज करेंगे एक एक पार्ट और फिर लिख लेंगे तो प्रॉपर बैठ जाएगा। तुम्हारे साथ मैं भी लिखती हूँ इधर। कॉर्पोरेट लॉ अभी कितने मार्क्स का हो गया है? अभी 70 मार्क्स का है। बहुत स्कोरिंग हो गया है मतलब लॉ अभी। एक ही मिनट है बस।
यस, इतना लिख लो। मतलब फिर अपन मंडे से चैप्टर नंबर 1 जो है प्रिलिमिनरी, ये जो अपन सीख रहे हैं, ये सब नोट डाउन कर पाए। मुझे बस तुम्हारे नाम बताओ ना, मैं इधर टिक कर लेती हूँ। जस्ट गिव मी योर नेम्स। यस, आपका लिखा हुआ है क्या आपने? तो अच्छा, आप जाओ बस। दिए, ये नंबर पे टिक कर देना, नंबर्स पे टिक कर देना। Done? Yes, okay. Have a good day. Bye.